डियर स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस। ये हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का वीडियो पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। तो क्या क्या सीखे थे? परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम पढ़े थे हम लोग, परावर्तन के प्रकार पढ़े थे, और उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब पढ़े थे, और किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। परावर्तन के प्रकार में अनियमित, नियमित, प्रतिबिंब के अन्य चीज़ों को सीखा था। आज हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक, गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण। गोली दर्पण जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं ना, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता है। आज हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण होता क्या है? ये जो होता है कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे हम कांच का कोई गोला बना लिए, ये देखिए, ये गोले का ये गोला बना लिए, और ये जो है इसका पूरा आधा भाग हम डैश डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खोखले गोले का भाग होगा, एक भाग होता है, इसमें आधे आध देखिए, आधे आध ये वाला भाग इधर है और ये वाला भाग इधर है ना। दो भागों में हमने बांट लिया। तो ये देखिए, इस पे एक उभरा हुआ तल है। ये क्या है? उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल। उभरा हुआ तल क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और ये दबा हुआ तल क्या कहलाता है? अंदर ये देखिए, ऐसे ऐसे है ना, ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ तल है। तो ये दबा हुआ तल क्या कहलाएगा? अवतल। दबा हुआ तल क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये जान जाइए कि ये गोली दर्पण होता है, जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। हम लोग स्पष्ट से अब लोग समझ चुके होंगे कि उभरा हुआ क्या? उत्तल, और दबा हुआ तल क्या? अवतल होगा, है ना। तो ये जो गोली, एक गोले से हम लोग क्या है, उत्तल अवतल की पहचान गोले के एक भाग से कर सकते हैं। उत्तल कौन है? खोखला गोला है कोई। ठीक है, खोखला गोला है ऐसे। तो इसको दो भागों में बराबर बांट लीजिए, और इसके बाद जो एक धंसा हुआ तल मिलेगा, एक उभरा हुआ तल मिलेगा, तो उसी में उत्तल अवतल की पहचान करते हैं, है ना। तो गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार हम लोग अब पढ़ें। गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है ना। गोली दर्पण कितने प्रकार का? वैसे तो और भी दर्पण होते हैं, लेकिन मेन क्या होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, तो एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। आप लोग अच्छे से परीक्षा में मार्क अच्छा ला सकते हैं, है ना। तो यदि गोली दर्पण क्या होता है, ये अवतल दर्पण, यदि गोली दर्पण कह सकते हैं, या कह सकते हैं गोली खंड। ठीक है, खंड मतलब गोली भाग। यदि गोली भाग पर पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए क्या है, इसमें ये हम अवतल दर्पण बना लिए। तो अवतल दर्पण कब होगा? जब उभरा हुए तल पे हम पॉलिश कर देंगे, अंदर दबा हुआ तल ले रहे हैं, तो क्या होगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है,
अवतल दर्पण ये कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो ये जो होता है जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी यहाँ आपतित, ठीक, तो ये परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, यदि गोली खंड पर, है ना, गोली खंड पर पालिश इस प्रकार हो, ठीक है, कि इसके दबे हुए तल से, दबा हुआ तल क्या है, ये है, दबा हुआ तल है, दबे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो। क्या हो, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को अवतल दर्पण कन्फर्म, ये क्या है, कलई किया गया है। ठीक है, कलई किया गया तल है, कलई किया गया तल है, ये हमारा कलई किया गया तल है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये दूसरा, ये हमारा क्या था, पहला। ठीक है, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको हम कैसे कहेंगे, यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, मतलब इसमें उठे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो मतलब दबे हुए भाग को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो क्या उठा हुआ भाग मिल जाएगा। उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे हम फिगर बना दे रहे हैं, ये तो दबे हुए भाग पे हम कलई कर दें, ठीक है, दबे हुए भाग पर अगर कलई कर दें, तो ये जो चिकना भाग जिस सतह पर परावर्तन होगा, उठे हुए सतह पर, उठे हुए सतह पर क्या होगा, ये ऐसे हम किरणें ये आई और ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये उठे हुए भाग पर परावर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, परावर्तन। ठीक है, उठे हुए भाग पर परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। एक बार और सीख लीजिए, यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए, है ना, पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके उठे हुए भाग से, उठे हुए भाग से, ये उठा हुआ भाग क्या है, ये है, ठीक है, उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये क्या है, पॉलिश किया गया भाग, पॉलिश। ठीक है, पॉलिश किया गया भाग। ठीक है, और ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, जहाँ हो वहाँ उत्तल दर्पण होगा, है ना। अब समतल दर्पण हम पढ़ लें। समतल दर्पण भी कभी कभी आ जाता लिखने को, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का क्या होता है, समतल दर्पण जो होता है एक ऐसा दर्पण होता है जिसका दोनों तल क्या होता है, समतल। आगे इधर जैसे क्या है, इधर भी प्लेन, इधर भी प्लेन, है ना, दोनों तल क्या होता है, समतल होता है। लेकिन एक तरफ, मतलब एक तल पर हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। कलई किसकी हो करनी चाहिए, चाहे तो हम चांदी की कलई कर दें, चांदी के पेंट से, और चाहे रेड ऑक्साइड, मतलब कि चाहे रेड ऑक्साइड, चाहे ये रेड ऑक्साइड का पेंट हम कह ले रहे हैं, रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, या कह लें चांदी, क्या कह लें, चांदी यानी AG। ठीक है, क्या है, सिल्वर। तो एक समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका दोनों
तल क्या होता है, प्लेन होता है, मतलब प्लेन, एकदम प्लेन। ठीक है, जिसके एक तल पर क्या होता है, चांदी या रेड ऑक्साइड की कलाई की गई होती है ना, और दूसरा तल क्या होता है, दूसरा तल प्रकाश के परावर्तन के लिए होता है। जैसे ये आया प्रकाश की किरण, ये जो है इस पे लौट जाएगा, ये इधर से लौट गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, एक तल क्या होता है, परावर्तन के लिए सुग्राही होता है, दूसरा तल क्या होता है, दूसरा तल रंगा जाता है, यानी रंगा मतलब पॉलिश किया जाता है। तो इस प्रकार एक तरफ परावर्तक तल के लिए सुग्राही हो जाता है, मतलब कि परावर्तक तल के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण होता है। एक बार और सीख लेते हैं। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका दोनों तल क्या होता है, समतल होता है ना, जिसके एक तल पर क्या है, पॉलिश किया हुआ होता है, और दूसरा तल प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है, परावर्तन के लिए सुग्राही होता है। ठीक है, सुग्राही मतलब क्या होता है, सुग्राही मतलब होता है प्रकाश के परावर्तन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, है ना। समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन सब की पहचान दो विधियों द्वारा की जा सकती है। पहला है स्पर्श करके। स्पर्श मतलब छूना, किसी चीज़ को स्पर्श करके, है ना, कि ऐसे ऐसे छू दिया, स्पर्श कर दिया, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा होगा प्रतिबिंब को देख करके, मतलब कि किसी दर्पण में कोई प्रतिबिंब बन रहा है, उसको देख करके, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को देखकर, देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा दर्पण होगा। तो स्पर्श में क्या होता है कि सर्वप्रथम जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसे सामने रखकर स्पर्श करते हैं। इसमें क्या है, सामने रखकर, ये आंखों के सामने ही रख कर क्या है, स्पर्श करते हैं कि कौन सा दर्पण होगा, है ना। आंखों के सामने रखकर क्या है, स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो समतल की कैसे पहचान करेंगे, समतल की बात आती है। समतल की पहचान कैसे होगी, तो यदि दर्पण के दोनों तल क्या हों, दोनों तल यानी एक तरफ क्या हो, परावर्तक हो, परावर्तक मतलब कि एक तरफ दोनों तल समतल हैं लेकिन एक तरफ क्या है, परावर्तक तल हो, एक तरफ कलई किया गया हो, है ना। तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, है ना। समतल हो गया। अवतल की पहचान कैसे करेंगे, अवतल, अवतल की पहचान, तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, दबे हुए तल, है ना। इसको हम अगर बाहरी तल क्या कलाई कर दें तो दबा हुआ तल प्राप्त होगा, दबे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब आती है बात उत्तल की, बात आती है उत्तल की पहचान कैसे करेंगे, तो छू करके हम लोग पहचान कर सकते हैं कि दबा हुआ है कि उठा हुआ है ना। तो ऐसा दर्पण इसके बारे में, ऐसा दर्पण जिनके उठे हुए तल से, है ना, इसके उठे हुए तल से, मतलब इसको हम अंदर की तरफ कलाई कर देंगे तो उठा हुआ तल प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार उठे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर, दूसरा नियम जो है
प्रतिबिंब को देखकर कैसे हम पहचानेंगे कि उत्तल है कि अवतल है, क्या है, देखकर। ठीक है, प्रतिबिंब को कैसे, इस दशा में क्या करते हैं, जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसको सामने रख देते हैं ना, सामने रख कर तो उसके द्वारा जो निर्माण किया गया निर्मित प्रतिबिंब है उसको देखते हैं। ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब को क्या करते हैं, देखते हैं। यदि दर्पण के द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, है ना, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा, जैसे इतना बड़ा वस्तु है और इतने बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना, इतने बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यदि दर्पण के द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के क्या हो, वस्तु के आकार के बराबर हो, परंतु प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होगी, उल्टी। किसके लिए बता रहे हैं, समतल के लिए, समतल के लिए ज़्यादा आता है, समतल के लिए, है ना। सब प्रतिबिंब की प्रकृति है, ये ऐसे हैं तो ये किधर बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, उल्टी। ठीक है, उल्टी हो तो इस प्रकार का दर्पण अवश्य क्या होगा, अवश्य ही समतल होगा। ठीक है, मतलब कि यदि दर्पण के द्वारा बनाया गया वस्तु, दर्पण है कोई, दर्पण है, यहाँ दर्पण है, ये वस्तु दर्पण लगा दे रहे हैं यहाँ दर्पण, तो क्या बनेगा, यदि वस्तु के द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, ये जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है ना, वस्तु के आकार के बराबर हो, परंतु प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो, उल्टी हो, है ना, इसकी प्रकृति क्या हो, उल्टी हो, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, समतल, समतल दर्पण, है ना। तो कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, है ना, उदाहरण, दर्पण के कुछ उदाहरण, दर्पण से संबंधित बहुत मेन उदाहरण है, दर्पण से संबंधित कुछ उदाहरण, बहुत ज़्यादा आते हैं उदाहरण लिखने को, कभी कभी आ जाता है कि उदाहरण लिखिए एक ठीक। तो पहला समतल ही सीख लेते हैं, समतल के बारे में। समतल, समतल का उपयोग देखिए, समतल का उपयोग कहाँ करते हैं, जो हम लोग शीशा चेहरा देखने के लिए करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, और भी कार्यों के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया। दूसरा क्या है, अवतल। अवतल का उपयोग कहाँ करेंगे, अवतल का उपयोग जो होता है बसों, ट्रकों या कार कह सकते हैं, है ना, दो पहिया वाहन के बगल में लगा जो स्थान होता है ना, स्थानों में उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो बसें, ट्रकें ये सब होती हैं ना, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, तो किसमें अवतल दर्पण का उपयोग, कभी कभी क्या करते हैं बड़े बड़े शहरों में दाढ़ी बनाने, जैसे क्या शेविंग करना है, दाढ़ी बनवाना है, तो अवतल दर्पण बेस्ट माना जाता है। तो क्या होता है अवतल दर्पण का उपयोग, बस, ट्रक, कार, है ना, दो पहिया वाहन में लगा जो स्थान है ना, उसके बगल में लगे स्थान जो होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, है ना। क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है दूर से आ रही वस्तु कोई होती है ना, उसको अच्छी तरीके से प्रतिबिंब बन जाता है। जो मतलब कि बहुत दूर से आ रही कोई गाड़ी है तो उसके उसके मतलब कि उसके दर्पण में जो अगला व्यक्ति जा रहा है आगे की तरफ, पीछे तरफ कोई गाड़ी आ रही है तो उसका दूर से ही आ रही है, उसका प्रतिबिंब बहुत अच्छे से बनेगा, है ना। तो अवतल दर्पण में दूर से आ रही कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब अच्छी तरीके से बन जाती है, जिससे ड्राइवर को साइड देने या लेने में क्या हो जाती है, बहुत सुविधा हो जाती है।
ठीक है, ये तो हुआ अवतल दर्पण। तो समतल का चेहरे में उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों में किया जाता है। अवतल का क्या, बस, ट्रक, हैं, कार और दो पहिया वाहन जो बगल जगह होती है वहाँ लगे रहते हैं ना, तो वहाँ इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे का उपयोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर डॉक्टर दांत को भी चेक कर रहा है तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करेगा, क्योंकि क्या होगा, बहुत स्पष्ट अच्छी तरीके से क्या दिखेगा इमेज, है ना। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे करेंगे, तो उत्तल दर्पण का उपयोग टार्च का जो शीशा लगा होता है, देख रहे हैं जो शीशा लगा होता है, ऐसे जो आगे आगे शीशा लगा होता है, ठीक है, उसमें किया जाता है। अगर हम चौराहे पे जाएं, ठीक है, चौराहे या गलियों में लगे हुए जो लैंप शीशे बड़े बड़े शहरों में ऐसे लगे नहीं रहते हैं, ऐसे लैंप शीशे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे लगे रहते हैं शीशे, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रकाश को क्या करे, बिखेरे, ठीक। तो अब एक नई बात आई है, दर्पण, हेडिंग है, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कैपिटल एफ, और वस्तु की दूरी, वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु की दूरी को यू से, है ना, यू से, और तथा प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी से, है ना, एफ यू भी में संबंध क्या है, में संबंध, ये संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये संबंध पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो होता है संबंध होता है, इसमें जो होते हैं बहुत निम्नलिखित, माने निम्नलिखित संबंध होते हैं ना, दर्पण की फोकस दूरी एफ, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करेंगे, वी से, और वस्तु की दूरी किससे डिनोट करेंगे, यू से, है ना, यू से, और फोकस दूरी को कैपिटल एफ कह सकते हैं या स्मॉल एफ भी कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ ही कह लें, ठीक, स्मॉल एफ, स्मॉल यू, स्मॉल वी, ठीक। तो एफ क्या है, एफ होता है हमारा, क्या होता है, किसी दर्पण की फोकस दूरी का संकेत होता है, लिख देते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, एफ जो होती है, स्मॉल एफ, फोकस दूरी होती है, ठीक। और ये क्या होता है, यू, यू दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, मान लीजिए कि दर्पण क्या है, दर्पण यहाँ रखा गया, ठीक है, दर्पण यहाँ रखा गया है और वस्तु यहाँ रखा गया है, ठीक है, वस्तु यहाँ रखा गया है, इसके जो दर्पण तथा वस्तु की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे, है ना। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी, ठीक है बेटा। वी देखिए, वी क्या होता है, दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी, है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का संकेत, है ना, दर्पण से किसी वस्तु की प्रतिबिंब का ये क्या होता है, संकेत होता है ना, प्रतिबिंब का क्या होता है, संकेत होता है। तो इनका संबंध लिखने का आ जाता है, बस इतना लिख दीजिए कि यह जो होता है किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है, यू है दर्पण से वस्तु की दूरी, वी जो होता है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब का संकेत होता है ना।
तो इसका सूत्र है एक संबंध, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी लगने को आ जाते हैं, है ना। ये हो गया हमारा दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। इतना हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तु क्या होता है। वस्तु यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम प्रकाश के संदर्भ में बात करें, ठीक है, प्रकाश जहाँ से निकल कर किसी दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, उसे वस्तु कहते हैं। मतलब कि अगर हम लाइट के विषय में बात करें, ठीक है, तो प्रकाश ये जो है लाइट, ठीक है, ये लाइट जहाँ से निकल रही है ना, मतलब कि लाइट कहीं न कहीं से तो निकलेगी ही, ठीक है, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, ये जो जहाँ से निकल कर और किसी दर्पण पर, है ना, दर्पण पर, ठीक है, उत्तल दर्पण ले लेते हैं, किसी दर्पण पर क्या है पड़ती है, दर्पण किसी दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा वस्तु कहलाएगा, ठीक है, उसे वस्तु कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश जहाँ से निकल कर किसी दर्पण पर पड़ती है उसे वस्तु कहते हैं, है ना। ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये वस्तु है और ये दर्पण पर जा रही है ना। तो हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है, ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। ये तो इसमें देखिए पहले हम एक तरफ से समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। ये देखिए क्या होता है, ये एक हम ले रहे हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण की अलग अलग बताया जाए तो बातें ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। ये कोई दर्पण है, तो दर्पण जो होता है ये एक तरफ हम कलाई कर दें तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ें, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ क्या होता है, दर्पण के जो परावर्तक तल होता है ये क्या है, ये है परावर्तक तल, ठीक है, ये आ रही किरणें यहाँ से जा रही हैं, ये परावर्तक तल होगा जो चिकना सतह होगा, है ना। परावर्तक तल के ये बीचों बीच, जैसे M1 है, ये क्या है M2, इसके बीचों बीच जो होगा यही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से डिनोट कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे हम बना दें, ऐसे बना दें, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ये ध्रुव होगा, है ना। अगर हम दर्पण ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ध्रुव, ठीक है, जिसे P से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। दर्पण का ध्रुव ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहे हैं, तो ये जो होता है हमारा, ये जो किरणें जा रही हैं ये क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। अगर हम कोई दर्पण बना दे रहे हैं, ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल, अवतल बना दे रहे हैं,
ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, ऐसी प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो दर्पण को दो बराबर भागों में, दो बराबर, ये दर्पण है, इसको दो बराबर भागों में समान रूप से बांट दे, है ना। अर्थात क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव P है ना, दर्पण के ध्रुव से क्या करें, दर्पण के ध्रुव से आती, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से आती हूँ, ये देखिए दर्पण का ध्रुव है, ठीक, आती हूँ, तो उसे प्रकाश, उस प्रकाश किरण को दर्पण का हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये दर्पण को जो दो बराबर भागों में जो बांटती किरण है, वो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा ना, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक, अब जैसे हम क्या है, गोली दर्पण का एक भाग बना दे रहे हैं। अब अगर हम इसको हम यहाँ से निकाल लें, तो ये क्या है, इसको हम एक दर्पण बना दे रहे हैं, दर्पण बना दे रहे हैं, और यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य अक्ष क्या है, सेंटर से होते हुए ऐसे जाएगी, ध्रुव में मिल जाएगी। हाँ, ध्रुव, ध्रुव से क्या है, दो भागों में क्या, दर्पण को दो भागों में क्या, आधे आधे में बांट देती है ना, ये ध्रुव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ऐसी प्रकाश की किरणें जो दर्पण को दो बराबर समान रूप से बांटे, है ना, दर्पण के ध्रुव से आती हूँ, है ना, दर्पण के ध्रुव से आती हूँ। ठीक, तो ऐसे प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब बात आती है कि मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, यह फोकस क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक, फोकस, मुख्य फोकस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसारित होती हैं। ठीक है, अभिसारित मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर मिल के क्या किरणें फैल रही होती है ना। नहीं, मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब होता है, अभिसारी मतलब किरणों, जैसे कि ये बिंदु है, बिंदु पर किरणें ये क्या है, आ रही हैं, ठीक है, आ रही हूँ, अभिसारी ये होता है ना, अभिसारित हो रही हूँ। तो ये हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ क्या होता है, P ध्रुव। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर, ये पैरेलल है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें बना दे रहे हैं। ठीक है, इसके चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन के पश्चात किरणें आई किरणें और ये निकल गई, आई किरणें निकल गई, है ना। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, जिस बिंदु पर ये, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या अभिसारित होती है, हाँ, होती या अपसारित होते हुए प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से डिनोट करेंगे, है ना, कैपिटल F, ये मुख्य फोकस होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी दर्पण पर
हाँ, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं या परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। या जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ इस बिंदु पर मिल रही किरणें होती हैं, है ना, वही क्या होता है? वही मुख्य फोकस होता है। ठीक है, ये तो था अवतल के लिए, है ना, अवतल के लिए। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल के लिए, उत्तल के लिए, तो उत्तल में आभासी भी होता है। तो देखिए, ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, ठीक, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। इसको हम सेंटर मान लेते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ फोकस, मुख्य फोकस होता है। यहाँ मुख्य फोकस यहाँ, ठीक है, जिस तरफ कलई किया है। तो ये किरणें आ रही हैं और यहीं से लौट जा रही हैं, है ना, टकराने के बाद ये किरणें आ रही हैं, यहीं से लौट जा रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए पीछे की तरफ, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं एक बिंदु पर, है ना। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के लिए था। तो हम लोग मुख्य फोकस भी समझ गए। मुख्य फोकस ये मुख्य फोकस है। सेंटर कहीं यहाँ होगा, ठीक। फोकस दूरी क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ें। फोकस दूरी क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होता है? तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, है ना। बस यही। तो अगर हम फिगर की बात करें तो हम बना लेते हैं फिगर। और ये हमारा कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अंदर जो है परावर्तक तल हो जा रहा है, ठीक है। जिस तरफ परावर्तक तल हो, ठीक है, परावर्तक तल, वही को नाम दे दिया जाता है। जैसे हमारा परावर्तक तल क्या है? धंसा हुआ है, तो अवतल होगा। अगर परावर्तक तल उठा हुआ है तो हमारा उत्तल होगा। बस इतना आप लोग जानते रहें। तो क्या होता है? ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव पी। और यहाँ हमारा क्या होता है? हमने बताया कि फोकस, ठीक है, फोकस क्या होता है? यहाँ फोकस होता है। इसी दूरी को, ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं? इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं ना, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। ये जो है सेंटर, सेंटर यहाँ है, इसे भी, ये भी स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और टोटल वक्रता त्रिज्या जो होती है, टोटल तो ये को वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन फोकस दूरी जो होती है वो मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से और ध्रुव तक की दूरी, है ना, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी, है ना, स्मॉल एफ से। तो हम पढ़ सकते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, जो बीच की ये दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, दर्पण की फोकस दूरी। ये चीज़ हो गया ना। अब उत्तल में भी समझ लें फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल में ऐसे बना लेते हैं। उत्तल, परावर्तक तल क्या है? उठा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? उत्तल। ये अवतल के लिए था। अब हम समझ लेते हैं उत्तल के लिए। उत्तल के लिए क्या होता है? ये मुख्य, ये ध्रुव हमारा यहाँ है, ठीक, और फोकस जो बनेगा, ये इसको हम कह लेते हैं फोकस, फोकस ये यहाँ बनेगा बाहर, इसको हम एफ कहते हैं। और सेंटर यहाँ सी, इधर सेंटर, है ना। सेंटर तो यहाँ होना चाहिए, सेंटर उंटर नहीं बनाएंगे, सेंटर यहाँ होता है अंदर, गोले के अंदर, है ना। तो ये जो होता है ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है, ये हमारा ध्रुव है ना। यहाँ तक की दूरी को, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। ये बातें
जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कुल मिला के फोकस दूरी के बारे में पता चला। अब हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है बेटा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? तो इसको हम पढ़ते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि ये केंद्र है, ये सी से वक्रता केंद्र सेंटर है, और यहाँ फोकस दूरी है एफ है, तो यहाँ क्या है? ध्रुव है। ठीक, अब जो होता है सेंटर से लेकर ध्रुव तक की दूरी है ना, ये सेंटर से लेकर ये जो ध्रुव तक की दूरी होती है ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना, यही आप लोग जानिए। तो ये जो होता है इसे भी स्मॉल एफ से, इसे भी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये आधे आध में है ना, इधर भी स्मॉल एफ, इधर भी स्मॉल एफ। तो आर बराबर क्या होता है? एफ प्लस एफ। तो आर बराबर क्या होता है? 2f। इसको हम पढ़ सकते हैं कि किसी दर्पण के दोगुनी फोकस दूरी के बराबर होती है। क्या होती है? आर। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी, 2 गुनी फोकस दूरी के बराबर होती है। या हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम और पढ़ सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है। ठीक है, ये 2 बातें हम लोग याद करेंगे, है ना। तो यह दर्पण पर बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, ये जैसे क्या है, इसके बीच ये बराबर दूरी, जितना इधर इतना इधर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, है ना, उसकी ये खोखले गोले का क्या है? एक भाग ले रहे हैं, आधे आध। ठीक है, आधे आध क्या है? भाग ले रहे हैं। तो ये क्या होता है? जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या कैपिटल आर है ना, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो पढ़ लें एक बार और याद कर लें, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की क्या कहते हैं? उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। यह दर्पण पर किसी बिंदु और वक्रता केंद्र, कोई बिंदु ये है, वक्रता केंद्र ये है, ठीक है, बीच की दूरी के ये बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट में एक वीडियो आगे उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसका तीसरा पार्ट हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।